गाइज गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बोले थे सबसे पहले हम लोग पहले प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड रह गया था असिस्टेंस, और जो हम पढ़े थे उससे प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद हम इसका कुछ और मतलब ये प्रॉब्लम्स करके उसका जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आते हैं। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। ठीक है, आप लोग चैनल को देखते रहें और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया गया है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर आते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा दिया गया है, जो फिगर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिया रहे, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको करना यही रहता है कि आप इस चीज़ को, ये जो फिगर दिया हुआ है इस चीज़ को आप क्या कीजिए। ठीक है, पहले ये दोनों पॉइंट जो दिख रहा है जहाँ पे उस एक खींचिएगा तो क्या होगा, ये फिगर्स ऐसे खींचिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये खींचेगा तो फिगर डायरेक्टली आ जाएगा और ये आपका एक इस प्रकार का कुछ बना लेगा। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा हम बना दे रहे हैं, कैसे बनेगा, ये 10 ओम का रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, और इसमें जो 3 रेसिस्टेंस ये है तो यहाँ पे हम इसका 3 रेसिस्टेंस ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, ये 3 रेसिस्टेंस ऐड हो गया। ठीक है, उसके साथ नीचे में कितना, एक ही रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या था, 20 ओम, ये हमारा 10 ओम है, ये हमारा 20 ओम है, ये भी हमारा 10 ओम है, ये हमारा 20 ओम है। ठीक है, और ये जो नीचे ये वाला है दैट इज आवर 30 ओम। इसके साथ ये जो था इधर इधर एक 10 ओम का था, ये हो गया हमारा 10 ओम। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या कि 20 ओम, 10 ओम और 20 ओम ये सब क्या है, सीरीज में है, और ये उसके साथ ये पैरेलल में है। तो चलिए सबसे पहले नाउ, ठीक है, आप फिगर बना के बनाइएगा तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको नाम हम दे देते हैं, R1 है, ये R2 ये है, R3 ये है, R4 ये है, R5 ये है और R6 ये है। नाउ सिंस R2, R3 एंड R4 आर इन सीरीज, क्या चीज़ में है, सीरीज में है। तो चलिए सीरीज में है तो चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसका आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3 प्लस R4 दैट इज 20 प्लस 10 प्लस 20 दैट इज कितना हो जाएगा, 50 ओम। मतलब ये जो हमारा हो गया क्या हो गया, 50 ओम रेजिस्टेंस हो गया और नीचे 30 ओम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये 50 ओम और 30 ओम क्या हो जाएगा, आपस में क्या होगा, दैट वुड बी इन एक जो नया रेजिस्टेंस जो बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना के यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये कितना हो गया, 50 ओम है, ये कितना है, 30 ओम है, और इधर कितना था, ये 10 ओम है, ये भी हमारा 10 ओम है। ठीक है, अब ये दोनों जो टेम यहाँ पे, अब इसका नाम हम लोग दे रहे हैं कुछ और भी। ठीक है, इसका नाम दे रहे हैं x1, इसका नाम दे रहे हैं x2। x1 एंड x2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। x1 x2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/50 प्लस 1/30। ठीक है, तो 50-30 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 50-30 का एलसीएम फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम अगर बात करें तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, हमारा 150 होगा। ठीक है, 150 एलसीएम हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम इसको एलसीएम ले रहे हैं, दैट इज आवर 150। ठीक है, 150 हो गया तो 5 3 जा 3 5 जा 8/150 डेट इज कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट हो गया हमारा 150/8 हो जाएगा। ठीक है, जो अब हमारा जो सब के सब क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा सब के सब। ठीक है, 10 ओम और 150 ओम और 10 ओम। ठीक है, तो नाउ आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, हमारा जो कनेक्शन ये है,
ये 10 ओम है, ये 150/8 ओम है, ये भी 10 ओम है। ठीक है, चलिए तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो हो गया 10 ओम, 10 प्लस 150 ओम/8 ओम प्लस 10 ओम। ठीक है, तो कितना हो गया? सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 20 ओम प्लस 150/8 कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? और 28 जो 160 प्लस 150, ये हो जाएगा कितना? सुनो 651 112 310/8। ठीक है, मतलब इतना ओम रेसिस्टेंस, मतलब इसका अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि टोटल का रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 310/8 हो गया। ठीक है, ये हमारा पहले प्रॉब्लम था। ये तो हम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट करके दिखाया गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या? इफ 4 ओम कॉइल एंड 2 ओम कॉइल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक 4 ओम रेसिस्टेंस है, एक दूसरा कॉइल में 2 ओम का रेसिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में लगा दिया गया। व्हाट इज द कंबाइंड रेसिस्टेंस? सबसे पहले उसका कंबाइंड रेसिस्टेंस हमको बताना है। एक करंट ऑफ 3 एम्पियर पासेस थ्रू द कॉइल, और इन दोनों कॉइल के साथ कितना हो रहा है? 3 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। व्हाट करंट पासेस थ्रू 2 ओम कॉइल? तो आपको ये बताना है कि 2 ओम कॉइल से कितना करंट पास करेगा। ठीक है, चलिए अगर जिसको बनाना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सबसे पहले बना लीजिए, उसके बाद हम लोग सोल्व लेके अभी हम फिलहाल इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमको निकालना है कंबाइंड रेसिस्टेंस। तो R1 इज 4 ओम है, R2 दिया गया कितना है? इज इक्वल टू 2 ओम दिया गया है, इसलिए फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। अगर इसको हम टोटल करें तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 4 12 सेम का हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो जाएगा हमारा 2, तो डैट इज़ 3/4। ठीक है, ये हमारा हो गया आर इक्वलेंट हो गया। किस ये जब क्या था? व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन का था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा करंट की बात करते हैं। ठीक है, करंट कितना पास कर रहा था? तो करंट हमारा क्या था? नाउ दिया गया था हमारे पास करंट। ठीक है, करंट यहाँ पे सॉरी, करंट कितना दिया गया है? 3 एम्पियर। ठीक है, तो करंट की अगर हम बात कर ले तो आई इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो ये टोटल दिया गया कितना हमारे पास? 3 है, इक्वल टू 3। तो भी तो हमको पता नहीं, हमको निकालना है भी कितना। पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद एक उससे कितना, पहले उससे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, तो हम फिर करंट निकाल सकते। ठीक है, तो पहले वो क्या हो जाएगा हमारा? रेजिस्टेंस कितना आया था? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे कर लें, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 4/3, तो ये हो गया हमारा 4/3 इज इक्वल टू 3 है, टोटल 3 ओम है, इसलिए V इज इक्वल टू 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया? 4 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? करंट। इससे करंट कितना होगा? इसलिए करंट थ्रू कितना ओम? 2 ओम से, 2 ओम से करंट हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू V/R। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू V कितना? वोल्टेज हमारे पास 4 है, रेसिस्टेंस कितना हमारा? 2 ओम रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना? 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, मतलब 2 ओम रेसिस्टेंस से। ठीक है, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा था। ठीक है, ये हमारा था सेकंड प्रॉब्लम। तो इसमें प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है वो हम देखते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या पूछा गया? ए रेसिस्टर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 176 ओम। एक रेसिस्टर है, ठीक है, आपको बताया गया था रेसिस्टर क्या? जिसके पास कुछ रेसिस्टेंस हो उसी को रेसिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो उसके पास 176 ओम का रेसिस्टेंस है। आपको पूछा गया हाउ मेनी दिज रेसिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट द कॉम्बिनेशन डॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अब कह रहा है क्या कि कितना रेसिस्टर लगाना चाहिए? ठीक है, दिज रेसिस्टर्स शुड बी, मतलब 176 ओम का कितना रेसिस्टर्स लगाना चाहिए पैरेलल में, ताकि जो हमारा जो 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, ठीक है, उससे हमको 5 एम्पियर करंट, मतलब उससे पास हो रहा 5 एम्पियर करंट हो। ठीक है, हमको ये निकालना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको लिख देते हैं। ठीक है। तो गिवन में हमारा सबसे पहले क्या दिया गया है, रेसिस्टेंस हम सिंपली लिखेंगे, तो रेसिस्टेंस सबसे पहले हमारा दिया गया है। ठीक है। रेसिस्टेंस 176 ओम है। ठीक है। करंट हमारे पास कितना है, 5 एम्पियर का करंट है। वोल्टेज सोर्स कितना है, 220 वोल्ट सोर्स है ये। ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे आ जाते हैं क्या, कि अगर इसकी बात करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो रेसिस्टेंस इसमें कितना, मतलब एक, मतलब टोटल, ये टोटल रेसिस्टेंस 176 ओम दिया गया। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले रेसिस्टेंस, इसके लिए रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो हमको एक रेसिस्टेंस कितना चाहिए, मिनिमम। ठीक है। तो अगर हम आर की बात करते हैं, तो आर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाई करंट। ठीक है। तो डेट इज टोटल हमारा कितना है, 220 वोल्ट हो गया, 5 एम्पियर हो गया, कितना हो जाएगा, 44 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, जो हमारा रेसिस्टेंस आया है जो कितना, 44 ओम, मतलब एक रेसिस्टेंस 44 ओम है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अभी भी जो रेसिस्टेंस को लगाना है, कैसे, पैरेलल में लगाना है, और टोटल 126 ओम का रेसिस्टेंस हमको टोटल ये फाइंड आउट करना है कि 126 ओम होगा, तो कितना रेसिस्टर हमको चाहिए। ठीक है। मतलब 176 ओम के लिए कितना रेसिस्टेंस अगर लाएंगे तो हमारे पैरेलल में होगा, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये जो रेसिस्टेंस आया 44 ओम, ठीक है, ये क्या है, 176 ओम से क्या है, कम है। चलिए तो नाउ अब देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं क्या, कि जो रेसिस्टर का नंबर है, लेट नंबर ऑफ रेसिस्टर बी एन, अगर टोटल एन रेसिस्टेंस है। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, आर इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं, 176 बाई एन हो गया। ठीक है। इसलिए एन इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, 176 बाई 44। ठीक है। क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू तो हमको पता था, रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना था हमारा, ठीक है, 44 ओम था। ठीक है। यहाँ से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 416, और 416 44 ओम, सॉरी 4 ओम, 416 हाँ, यहाँ 4 ओम हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब हमको क्या हो गया, लिखेंगे यहाँ पे हेंस बी रिक्वायर्ड 4 resistor of रेसिस्टेंस 44 ओम, हमको 4 रेसिस्टर चाहिए 44 ओम के लिए का। ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड भी क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम चलिए, हम लोग आते हैं अपना जो मेन पॉइंट था, जिस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा टॉपिक से, आज उस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जैसे ही बात करते हैं, तो इसमें है क्या हमको, ठीक है, कि जैसे कोई भी वायर अगर आपको यूज करते हैं, तो हम वायर को जब यूज करते हैं, तो यूज करने पे हम लोग देखते हैं ना, ठीक है, कि कोई भी वायर अगर लगातार जल रहा है, या बल्ब भी अगर आपके पास पीला वाला जो बल्ब होता है, अगर वो होगा तो उसको जलाया रखते, तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम देखते वो गर्म हो जाता है। ठीक है। वो आसानी से आपको दिख जाएगा। वायर भी बहुत टाइम के देखते हैं आपको गर्म होता है, इतना छोड़ दीजिए। ठीक है। हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं उसको भी अगर ज़्यादा देर तक यूज करते हैं, तो भी क्या होता है, गर्म होता है। तो आखिर ये गर्म क्यों होता है, ठीक है, आज इसी फेनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। यही फेनोमेना है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या फेनोमेना है, यही चीज़ के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। इसी टॉपिक में हम लोग इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अगर सबसे पहले बात क्या है क्या, तो सिंपली बोलेंगे द फेनोमेनन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द फेनोमेना ऑफ हीटिंग ऑफ वायर ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक है। क्योंकि देखिए, जब वायर में अभी बताया था रेसिस्टेंस होता है, तो रोकेगा तो टक्कर करेगा, तो टक्कर खाएगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। और वही हीट जनरेट होता है, मतलब कुछ एनर्जी हम टोटल एनर्जी, जैसे जो जितना एनर्जी यहाँ से सप्लाई किया, हम वही एनर्जी यूज नहीं करते हैं। ठीक है। उससे हम लोग बहुत कम एनर्जी, उससे कुछ एनर्जी क्या होता है हमारा इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकल जाता है। ठीक है। वो एनर्जी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, उसी पॉइंट के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में इसमें कैसे अथी होता है, उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा, ये क्या, ये एक फेनोमेना कह सकते हैं, हाँ, तो बोल सकते हैं द फेनोमेनन ऑफ हीटिंग, द फेनोमेनन
मेनन ऑफ हीटिंग ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक वायर का हीटिंग है, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। ये अप्लायंसेस लगा तो अप्लायंसेस हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू कोलिजन, COLLI, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside it is known as heating effect of electric current, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब फिनोमेना जो उस वायर का जिसके वजह से जो हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है। यही जो फिनोमेना हमारे पास है दैट वुड बी कॉल्ड एज ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसा कि हम वही बात करें कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे हम बात करें तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कैसे कैसे ये कितना, अब बात है ना कि हीट जनरेट हुआ होगा तो आखिर कितना हीट जनरेट होगा, किसी भी सर्किट में आखिर कितना हीट जनरेट होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ इतना हीट जनरेट हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। इसी चीज़ के लिए हम यहाँ से आते हैं थोड़ा सा। अगर हम मान लेते कोई भी हमारा सर्किट दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या है, ठीक है, सपोज लिख लेते हैं, सपोज इन आ सर्किट, ठीक है, एक सर्किट है, इन सर्किट देयर इज, वहाँ पे क्या क्या है, करंट है, ठीक है, करंट वहाँ हमारा क्या है, आई है, ठीक है। रेसिस्टेंस हमारे पास क्या है, रेसिस्टेंस जो हमारा है डेट इज आर है, ठीक है, दो चीज़ हो गया। अब मान लेते हैं लेट पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट है, और जो टाइम लगा उसमें, जो हमको टाइम लगा है, टाइम टेकन, टाइम इज लिख देते हैं, टाइम इज टी टाइम में हमको ये ऑब्जर्वेशन देखना है, ठीक है। और इससे जो चार्ज टाइम था और उसमें जो ऑफकोर्स चार्ज फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, तो उससे जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू जो चार्ज हमारा कितना है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज क्यू है तो सबसे पहले हमको क्या निकालेंगे, वर्क डन, मतलब उसमें कितना काम करना पड़ा होगा, ठीक है। तो उस चार्ज को ले जाने में तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, PD इनटू चार्ज। तो PD हमारे पास कितना है, V वोल्ट है, चार्ज क्यू है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चलिए बात करते हैं, अब इसके बाद कहते हैं पावर, इसमें कितना पावर आखिर हुआ, पावर क्या होता है, मतलब जितना काम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का जो शक्ति है, ठीक है, उसी को हम पावर कहेंगे। सिंपली बोल सकते कितना एनर्जी लगा, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ वही जो हीट के फॉर्म में इधर उधर जाएगा उसी के। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। अब चलिए पावर को P से डिनोट करते हैं, वर्क डन क्या हो गया हमारा, VQ हो गया, ठीक है, टाइम कितना लगा है, T लगा है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं हम यहाँ पे P इज इक्वल टू V इंटू क्यू बाई टी क्या है, करेंट होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करेंट होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू VI, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट भी हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब चलिए जो एनर्जी उसमें सप्लाइड हुआ, मतलब टोटल एनर्जी जो हीट के फॉर्म में सप्लाइड हुआ, मतलब हीट के फॉर्म में जो वेस्ट हुआ, ठीक है, उसी एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी डेसिपेटेड मतलब खर्च हो रहा है, डेसिपेटेड इन टी टाइम इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पावर हमारे पास क्या था, ठीक है, पावर कितना हमारे पास VI, ठीक है। तो यहाँ पे हम हो जाएगा यही जो एनर्जी, इसको हम क्या थे, हीट के फॉर्म में हो रहा था तो H लिख देते हैं, ये हीट एनर्जी हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, तो पावर हमारे पास कितना है, VI है, टाइम कितना है, T है, तो मतलब हीट जो जनरेट हुआ दैट इज VIT, मतलब यही हमारा हीट जनरेट हुआ, ठीक है, टोटल हीट। अब इसी को हम चाहें तो एक और फॉर्म में अथी कर सकते हैं, जैसे ओम्स लॉ में क्या, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, H इज इक्वल टू
भी के जगह पे क्या लिखना है, आई वाई आर इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा एच इज इक्वस टू आई स्क्वायर, सॉरी आई आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यही हमारा था डायरेक्टिव, इसी को हम लोग बोलेंगे, यही क्या था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या क्या, मतलब इसको हम लैंग्वेज, यही हमारा था जूल्स मतलब टोटल एनर्जी किसी के सिस्टम के द्वारा कितना अथी हुआ। ठीक है, यही इसका डेरिवेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। अब चलिए इसमें देखेंगे कि ये कैसे, मतलब ये क्या है, तो यहाँ से आगे हम बोलेंगे कि जो हीट जनरेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट इन द वायर। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस इन द करंट, एंड दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट होगा, और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ को हम लोग अभी पॉइंट में लिखते हैं। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था वैसी चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हेडिंग दे रहे हैं। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसके अनुसार क्या होता है, मतलब इसमें क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आके है क्या। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अथी करने जा रहे हैं। चलिए तो इसका चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्या है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस इन द सिस्टम, मतलब किसी भी सिस्टम्स में जो हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो क्या होगा, मतलब अभी बताए थे एच इज इक्वस टू आई स्क्वायर आर टी, इस यही था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टर। ठीक है, किसी भी रेसिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हुआ होगा इज, अब फर्स्ट पॉइंट दे हैं डायरेक्टली, DIRECT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, तो दैट इज हम अगर लिख सकते हैं तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हीट प्रोड्यूस इन द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। ठीक है, डेट इज लिख सकते हैं एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। थर्ड, हीट प्रोड्यूस इन द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जैसे जैसे हम क्या करेंगे टाइम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा हमारा हीट भी ज़्यादा जनरेट होगा, प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसलिए ठीक है, एच इज इक्वस टू आई स्क्वायर आर टी, यही हमारा फॉर्मूला आया था। ठीक है, यही था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज आवर इलेक्ट्रिक पावर। क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, काम करने का जो अथी होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही पावर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन द फॉर्म ऑफ अथी कर रहे हैं इसलिए इसका डेफिनेशन लिखेंगे रेट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, रेट ऑफ कंजप्शन मतलब क्या होता है, यूज, क्या यू कितना खर्च कर रहे हैं, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, खर्च कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या हम पहले भी बता चुके हैं, वोल्ट इनटू करंट, जिसको VI के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इसी को हम यहाँ पे भी अथी इम्प्लीमेंट करना चाहें, ठीक है, तो इसको दो फॉर्म में हम लोग पावर का मतलब दो डेफिनेशन जानते हैं। जैसे V इज इक्वल टू अगर आई पुट करते हैं तो V इज इक्वल टू
आई आर पुट कीजिए, ठीक है। तो हमारा पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट का स्क्वायर मतलब आर एस आई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस बार आई का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भी था इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर, आई का वैल्यू वी बाई आर हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये कब यूज करना है, ये यूज करना है जब करंट दिया हुआ रहे, अगर वोल्टेज दिया हुआ रहे तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसका जो यूनिट होगा, ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट इज वाट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है, जो डिनोट से किया जाता है, डिनोटेड बाई डब्लू, डब्लू से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक पावर। अब जैसे 1 वाट, कोई कहेगा कि हमको जैसे 1 वाट जो पावर हमारा क्या है, 1 वाट पावर है, ठीक है। तो 1 वाट को डिफाइन करना है, वो हम 1 वाट डिफाइन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 वाट पावर, ठीक है, 1 वाट पावर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 वाट क्या होगा, मतलब किसी भी मतलब 1 एम्पियर का करंट अगर एक वोल्टेज किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट और इसका वोल्टेज सोर्स क्या है, 1 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 वाट पावर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम चलिए सबसे पहले इसको अथी कर ही लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करेंट, कितना, 1 एम्पियर करंट का, ठीक है, थ्रू क्या चीज़ से, कंडक्टर से, क्या कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जिसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, विथ वोल्टेज सोर्स ऑफ कितना, 1 वोल्ट, इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 वाट बोलते हैं, इज नोन एज 1 वाट बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग कंजप्शन के फॉर्म में, अगर हम जूल पर सेकेंड, जूल के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 वाट को, ठीक है। वो भी हमारा होगा एनर्जी के फॉर्म में करे तो, ठीक है। यहाँ पे करंट के फॉर्म में क्या, एनर्जी के फॉर्म में करके देते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का वो पावर जो क्या करे, ठीक है, एक यूनिट सेकेंड में, ठीक है, 1 जूल एनर्जी अगर यूज कर रहा है उसी को हम 1 वाट पावर बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, द पावर ऑफ ए appliances इलेक्ट्रिकल appliances विच कंज्यूम्स, जो क्या कर रहा है, विच कंज्यूम्स एनर्जी, जो एनर्जी कैसे कंज्यूम्स कर रहा है, एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, इज नोन एज, या इज कॉल्ड 1 वाट पावर, या कह सकते हैं उस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा जो पावर यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, हमारा 1 वाट यूज किया जा, चलिए, ठीक है। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 1 वाट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इसी का लिखे हैं, ठीक है, 1 एम्पियर होगा इंटू 1 वोल्ट, ठीक है। ये पहला के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे के लिए लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। इन दोनों के लिए 1 वाट अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर के लिए है और ये हमारा सेकेंड नंबर डेफिनेशन के लिए, ठीक है। ये था हमारा 1 वाट पावर, ठीक है। अगर हम कोई बोले कि 1 वाट आवर, ठीक है, ये एक और भी यूनिट है 1 वाट आवर, ये क्या होगा, ठीक है। 1 वाट आवर की बात करते हैं तो वो भी हम देखते हैं, व्हाट डू मीन बाय 1 वाट आवर, 1 वाट आवर। अब जो नेक्स्ट एक जो लार्ज यूनिट है, वाट आवर, ठीक है, वाट आवर। तो यहाँ सिंपल अगर हम बोल सकते हैं तो ऐसे भी अगर हम बोल सकते हैं कि अगर 1 वाट एनर्जी 1 घंटे को यूज किया, 1 घंटे तक यूज किया गया, ठीक है, 1 वाट किसी 1 घंटे यूज किया तो इसी को क्या 1 वाट आवर बोलेंगे। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड when 1 watt of power is used for 1 hour is known as 1 वाट आवर, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वाट आवर बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम इसका पावर का अगर हम कमर्शियल यूनिट बोलते हैं तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज कमर्शियल, MERCI, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट आवर होता है। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर की बात करते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 वाट। इसको कितना, ऑफ कोर्स सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 घंटा में कितना 3600 सेकेंड होता है। तो कितना हो जाएगा 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना वाट पर सेकेंड। चलिए अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म जो हमारा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसमें करें तो कितना हो जाएगा 3.6, जो आपसे मैंने पढ़े होंगे। तो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना जूल। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये कमर्शियल यूनिट है, मतलब 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी होते हैं। ठीक है, ये था हमारा, इस प्रकार से ये चैप्टर था। उसके साथ अभी जो कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमको सबसे पहले बात है क्या, जैसे इलेक्ट्रिक वायर जो घर में वायर लगता है। ठीक है, तो कभी जानते हैं ना कि लोग बोलता है फ्यूज उड़ गया। ठीक है, फ्यूज आखिर है क्या। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं। तो अगर आपको बात करते हैं, बोर्ड आपके पास होगा तो बोर्ड के बगल में एक ऐसा छोटा सा प्लग होता है, उसको खींचेगा तो निकलेगा 2 पिनअप की तरह होगा। वो क्या करता है, कनेक्शन लिंक का बीच का काम करता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, एक पतला वायर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसका ये रेजिस्टेंस, तो इसमें होता क्या है कि जब जैसे वोल्टेज ज़्यादा आया, तो वोल्टेज ज़्यादा आया तो क्या होगा, अगर उस वायर जो कनेक्शन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट उससे ज़्यादा हीट हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज मेल्ट कर जाएगा और इससे क्या होगा, आपका सारा अप्लायंसेस बच जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इसी को बोलते हैं, मतलब आपका सारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा। कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो ना आपका पंखा उड़ेगा, ना बल्ब उड़ेगा, कुछ भी नहीं उड़ेगा, और इस प्रकार से आपको बच जाएगा। तो एक छोटा कहिए कि एक छोटा सा डिवाइस है जो क्या चीज़ के रूप में हमारे मेन सर्किट में यूज होता है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं। तो क्या हमारा जो मेन पॉइंट हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज किसको कहेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, द डिवाइस, वैसा डिवाइस क्या होगा, द डिवाइस विच इज यूज्ड इन द मेन सर्किट, जिसको हम लोग मेन सर्किट में यूज कर देते हैं, मेन सर्किट, टू प्रिवेंट, जो क्या करता है, डैमेज होने से, प्रिवेंट डैमेजिंग ऑफ appliances is known as इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब ये वर्ड आपको बहुत जगह ये सुनने को मिला होगा, अरे बल्ब का फ्यूज उड़ गया या टीवी का फ्यूज उड़ गया। ठीक है, स्टेबलाइजर का फ्यूज हो गया, बहुत जगह। तो यही क्या होता है, जो कनेक्ट करता है। ठीक है, और इस पर जो यही क्या ज़्यादा हीट जनरेट होगा तो मेल्ट कर जाएगा। इस प्रकार से हम ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, इसमें ये टॉपिक्स था ये हमारा। उसके बाद यहाँ पे बहुत, जैसे अभी पहले वाले जैसे अभी नेक्स्ट लगते नई बुक में है, नया बुक में ये जो हमारा नेक्स्ट अर्थिंग ये सब है, ये सब हटा दिया, मतलब डोमेस्टिक वायर का जो लगाया, डोमेस्टिक कनेक्शन था वो, तो उसमें अभी नहीं, इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो न्यू बुक है उसमें थोड़ा सा चेंजेज आई है। ठीक है, तो हम लोग इसी सब चीज़ के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अभी इसका जो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमको ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब हम आसानी से समझ में आने के लिए कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके साथ एक छोटा सा पॉइंट बचा है, उसको हम डील करेंगे। चलिए, हमारे क्वेश्चन दिया गया, हम क्वेश्चन करते हैं। ए बल्ब यूजेज एनर्जी एट रेट ऑफ 440 वाट। ठीक है, एक बल्ब है क्या, व्हेन इट ग्लोज एट मैक्सिमम रेट। कर रहा है क्या कि जब एक बल्ब पूरा तेज से जब जल रहा है तो ये 440 वाट यूज कर रहा है। ठीक है, एंड वन है 10 वाट, और क्या कर रहा है, 110 वाट यूज क्या कब करता है, व्हेन इट ग्लोज एज मिनिमम रेट, जब धीमा जल रहा है। ठीक है, और इसका दोनों का जो वोल्टेज सोर्स है 220 वोल्ट, वोल्टेज है 220 वोल्ट है। ठीक है, तो आपको बताना व्हाट आर द करंट रेसिस्टेंस इन ईच केस, मतलब जब बल्ब 440 से जला होगा तो उस समय इसमें करंट क्या रहा होगा, रेसिस्टेंस क्या रहा होगा। और वही बल्ब जब 110 से जल रहा होगा, 110 वाट जब एनर्जी खा रहा होगा, तब उसमें करंट क्या रहा होगा और रेसिस्टेंस क्या रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते थे हम लोग, उसके बाद जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन में हमारे पास दिया गया क्या है वही चीज़ हम लिखते हैं। ठीक है, क्या है, हम एट
मैक्सिमम रेट, सबसे पहले जो मैक्सिमम रेट एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी जो कंज्यूम्ड हुआ, ठीक है, वो कितना था हमारा 440 वाट, ठीक है। उसके बाद एट मिनिमम रेट, जब मिनिमम रेट की बात करते हैं, जब मिनिमम रेट से जब जल रहा था तो एनर्जी कितना कंज्यूम्ड हुआ, एनर्जी कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू 110 वाट, ठीक है। अब चलिए वोल्टेज क्या था हमारे पास, जो वोल्टेज है हमारे पास वो दोनों कंडीशन में सेम है, दैट इज 220 वोल्ट, ठीक है। हमको बताना क्या है, हमको करंट बताना दोनों केस में, तो हम पहले केस के लिए बात करते हैं, फर्स्ट केस में लिए, ठीक है। जब करंट क्या होगा, करंट हमको निकाला है, ठीक है, व्हेन ग्लोइंग एट, जब मैक्सिमम रेट पे जल रहा होगा, ठीक है, तब करंट की बात करते हैं। तो करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होगा, पावर बाई, चलिए पावर कितना है हमारा 440 है फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। और जब वोल्टेज 220 है तो यहाँ से कैंसिल, कितना हो गया 2, मतलब कितना होगा 2 एम्पियर करंट लग रहा होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट केस में जब जल रहा होगा तो इसको करंट 2 एम्पियर लग रहा होगा, ठीक है। और इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है वी बाई आई, तो वोल्टेज कितना है 220, ठीक है। हमारा करंट कितना है 2, तो कट गया तो हमारा 110, मतलब 110 ओम, मतलब जब ये तेज से जला होगा तो इसके पास करंट कितना होगा 2 एम्पियर था, और रेसिस्टेंस इस पर क्रिएट हो रहा होगा 110 ओम हो रहा होगा, ठीक है। अब जो दूसरा केस का है, जब ये मिनिमम रेट से जला होगा उस कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो बी करेंट व्हेन इट ग्लोइंग एट मिनिमम रेट, मिनिमम रेट, जब मिनिमम रेट से जला होगा, ठीक है। तो फिर से काम वही हमको करना है, ठीक है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है पावर बाई वोल्टेज, ठीक है। तो पावर कितना है 110 है इस बार, ठीक है। वोल्टेज तो सेम ही रहेगा 220 खत्म, मतलब 0.5 एम्पियर हमको करंट लग रहा था, ठीक है। अब इसी केस में रेसिस्टेंस की बात है, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, ठीक है। 220 बाई 0.5, ठीक है, यही हो जाएगा 220 बाई 5 इंटू 10, तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 440 ओम्स, मतलब जो मैक्सिमम रेट था उस टाइम मैक्सिमम रेट में कितना आया था हमारे पास एनर्जी, दैट वे 110 ओम था। और जब 440 जब क्या जब हमारा कब आया, जब ये लो से जल रहा था, तो ठीक है ये हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा होता, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर रखे हैं क्या, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब ग्रो कर रहा है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या इलेक्ट्रिक बल्ब कितना होगा 110 वाट पर आवर, जो हमारा केस देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब रेट 100 वाट ऑपरेट्स फॉर 5 आवर्स पर डे, कहते हैं कि जो बल्ब है जो जगह 100 वाट पावर का है, ठीक है, जो 5 घंटा पर डे चलता है, और ये जलाया कितना दिन तक गया 26 दिन तक, ठीक है। आपको इसमें निकालना है क्या कॉस्ट टोटल, अगर इलेक्ट्रिक जो यूनिट था हमारा कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ज़्यादा होता है और जो डोमेस्टिक यूजेज होता है वो हमारा कम होता है। तो मान लीजिए 6 वाट है, 6 वाट पर आवर है, तो हमको ये बताना है कि टोटल हमको बिल वाला कितना का बिल इलेक्ट्रिक बिल हमको देगा जब वो आएगा, तो ठीक है। इसी के लिए हम लोग चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, गिवन हमारा क्या है कि वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पावर हमारा कितना है, पावर इज इक्वल टू 100 वाट हो गया, ठीक है। रेट क्या हमारा है 6 रुपीज पर के डब्ल्यू एच है, उसके साथ साथ हमारा टाइम है कितना है 5 आवर्स पर डे फॉर कितना 26 डे 26 दिन के लिए, ठीक है। तो चलिए नाउ हमको क्या निकालना है, सबसे पहले एनर्जी कितना ख़त्म हुआ वो निकाल लेंगे, जब एनर्जी निकाल लेंगे फिर एनर्जी को क्या कर लेंगे हम क्या कर लेंगे
टोटल पैसा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना दिन के 26 दिन के लिए है, पावर टाइम कितना 26 दिन दिया है। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 26 डेज इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। क्या था, पावर इनटू टाइम। चलिए, पावर हमारे पास कितना है, 100 वाट। ठीक है, टाइम कितना है, 5 आवर्स इंटू 26 डेज। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100, 130 हो जाएगा, 130 इतना वाट आवर होगा। ठीक है, अगर इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/1000। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 13 किलो वाट आवर। ठीक है, मतलब हमको एनर्जी टोटल कितना खर्च हुआ। ठीक है, वो एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया, एनर्जी टोटल 26 दिन में कितना, 13 किलो वाट आवर एनर्जी खत्म हुआ। ठीक है, तो ऐसा टोटल कॉस्ट हम लोग बता दें, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 13 कितना, 6 रुपये था, तो कितना होगा 78 रुपीज़। बहुत कम का बिल आया। ठीक है, मतलब इतना हमारा यही आंसर होगा, मतलब 78 रुपीज़ टोटल हमको बिल वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा हमको जो देना पड़ेगा वहाँ ये। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था अब टोटल क्या हो गया, फिनिक्स हो गया। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट वेट करना है, डैट इज अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना है, वो हमारा किस चीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल स्टडी डैट इन द नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा लाइफ प्रोसेस के बारे में। बायोलॉजी पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ेंगे या मैथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस है बायो का स्टार्ट होगा। ठीक है, हाँ, इस प्रकार हमारे चैनल को आप देखते रहिए, कंटिन्यू और वीडियो अगर लाइक आपको जब अच्छा लगे, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और आप बाकी जो क्वेश्चंस बच गया, सॉरी, जो क्वेश्चंस आपके पास बचा हुआ है, मतलब जो भी क्वेश्चन जितना भी आप क्वेश्चन आसानी से बनाइए, और डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे आपको लिंक नंबर होगा, या कमेंट करके आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन, या किसी में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप काइंडली उसको पूछ लिया कीजिए। ठीक है, इतना के लिए थैंक यू, बाय।